जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन अमृत कौर और आप देख रहे हैं भारत के योद्धा। इस सीरीज में हम सिर्फ मेडल्स की कहानियां नहीं लाते, हम उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपनी सांसों से ज्यादा कीमती अपने तिरंगे को समझा, जिन्होंने मौत को देखा, उसे महसूस किया और फिर भी उसकी आंखों में आंखें डालकर जीत कर लौट कर आए। आज कारगिल दिवस के मौके पर हम सुनेंगे एक जीते जागते लेजेंड की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे सोल्जर की है जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी। एक ऐसा जवान जिसने कारगिल जंग के दौरान दुनिया के सबसे मुश्किल बैटलफील्ड्स में से एक पर लगभग सीधी खड़ी बर्फ से ढकी चट्टान पर चढ़ते हुए एनिमी के मशीन गन फायर का सामना किया। खुद कई गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने रुकना मंजूर नहीं किया और टाइगर हिल के जीत का रास्ता खोल दिया। आज हम बात करेंगे ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र की। उनकी कहानी समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि कारगिल की जंग सिर्फ एक बैटलफील्ड क्यों नहीं थी। ये हिमालय की उन ऊंचाइयों पर लड़ी गई जंग थी जहां हवा में ऑक्सीजन आधा रहता है और टेम्परेचर कई बार -20 और -30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और एक गलत कदम सीधा हजारों फीट गहरी खाई में गिरा सकता है। यहां दुश्मन से पहले नेचर खुद आपका इम्तिहान लेता है। हर वीर की कहानी बचपन से शुरू होती है। हर परमवीर चक्र के पीछे एक बैटलफील्ड होता है, लेकिन उस बैटलफील्ड के पहले होता है एक बचपन, एक परिवार, एक संस्कार, एक सपना। और योगेंद्र सिंह यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन कौन था ये 19 साल का जवान? कैसे एक छोटे से गांव का लड़का इंडियन आर्मी की सबसे डेयरिंग असॉल्ट टीम का हिस्सा बना? और कौन सी परवरिश ने उसके अंदर वो हिम्मत पैदा की जिसने टाइगर हिल की तकदीर बदल दी? 10 मई 1980 बुलंदशहर जिला औरंगाबाद अहेर नाम का एक साधारण सा गांव। कोई बड़ा शहर नहीं, ना ही कोई मिलिट्री कैंटोनमेंट, लेकिन इस गांव की मिट्टी में एक अलग बात थी। यहाँ के कई युवा भारतीय सेना में भर्ती होते थे। गांव के बच्चे जब खेतों में दौड़ते थे और उनके लिए सबसे बड़े हीरोज फिल्म एक्टर्स नहीं बल्कि फौज से छुट्टी पर घर लौटने वाले जवान होते थे। उनकी ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, उनके चमकते मेडल्स और उनके कंधों पर लगे बैजेस बच्चों के लिए गर्व का ये प्रतीक होते थे। और उन बच्चों में एक था योगेंद्र। उनके पिताजी श्री करण सिंह यादव खुद इंडियन आर्मी का हिस्सा रह चुके थे। वे 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का हिस्सा रह चुके थे। हर शाम जब गांव में लोग चौपाल पर बैठते तो कभी कभी जंग की कहानियां भी सुनाई जाती थी। कैसे बॉर्डर पर और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फासला होता है। कैसे एक सोल्जर अपनी फैमिली से ज्यादा देश को पहले रखता है। कैसे तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। ये कहानियां सिर्फ योगेंद्र सुन नहीं रहे थे, वो उन्हें जी रहे थे। मिलिट्री फैमिलीज में एक बात कॉमन होती है, डिसिप्लिन, समय का महत्व, ईमानदारी और शारीरिक मजबूती और सबसे ज्यादा देशभक्ति। योगेंद्र के बचपन में भी वही माहौल था। सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, शरीर को मजबूत बनाना, कभी खेतों में मदद करना और कभी दोस्तों के साथ कुश्ती, कभी लंबी दौड़,
उन्हें शायद तब नहीं पता था कि यही सारी छोटी छोटी आदतें एक दिन टाइगर हिल की बर्फीली चट्टानों पर उनका सबसे ज्यादा बड़ा हथियार बनेंगी। 21 फरवरी 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ। इस एग्रीमेंट का मकसद था दोनों देशों के बीच शांति और भरोसा बढ़ाना, न्यूक्लियर सेफ्टी को मजबूत करना और ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाना जिससे दोनों देशों में दोस्ती और रिश्ते बेहतर हो सके। उम्मीद थी कि दोनों देश बातचीत और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इस शांति के पहल के कुछ ही महीनों बाद कारगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तान की घुसपैठ ने इस भरोसे को तोड़ दिया और दोनों देशों के बीच एक और जंग शुरू हो गई। कारगिल सेक्टर की कुछ बहुत ऊंची और दुर्गम पोस्ट पर हर साल सर्दियों के दौरान हालत इतनी कठिन हो जाती थी कि वहां लगातार तैनाती बनाए रखना बहुत मुश्किल होता था। तापमान -30 से -40 डिग्री तक गिर जाता था, बर्फ कई फीट जम जाती थी और सप्लाई पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता था। इसीलिए कुछ एरियाज में दोनों तरफ से ट्रूप्स प्रेजेंस कम करना या कुछ पोस्ट को टेम्पररी वेकेट करना एक पुरानी ऑपरेशनल प्रैक्टिस बन चुकी थी। लेकिन 1998 और 99 की सर्दियों में पाकिस्तान ने इस भरोसे का फायदा उठाया। उन्होंने बंकर्स बनाए, हेवी मशीन गन्स लगाई, मोर्टार्स डिप्लॉय किए और कई स्ट्रेटेजिक पीक्स पर कब्जा जमा लिया। जब इंडियन पेट्रोल्स वापस पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे बड़ा खतरा क्या था? एक सड़क, सिर्फ एक सड़क, नेशनल हाईवे 1 अल्फा, आज जिसे हम NH1 के नाम से भी जानते हैं। यही हाईवे श्रीनगर को लेह से जोड़ता था। इसी रास्ते से इंडियन आर्मी को एमिनेशन मिलता था, फ्यूल पहुंचता था, फूड सप्लाईज पहुंचती थी, मेडिकल इवैक्यूएशंस होती थी, रीइंफोर्समेंट्स आती थी और बहुत कुछ। अगर पाकिस्तान इस हाईवे को आर्टिलरी ऑब्जर्वेशंस में ले लेता तो पूरे लद्दाख रीजन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो सकता था। इसीलिए हर पीक इंपॉर्टेंट थी। लेकिन एक पीक सबसे ज्यादा डेंजरस थी, टाइगर हिल। हाइट लगभग 16,700 फीट, द्रास सेक्टर की सबसे डोमिनेटिंग हाइट में से एक। इसकी चोटी से कई किलोमीटर दूर तक मूवमेंट देखी जा सकती थी। NH1 अल्फा भी नजर आता था और आर्टिलरी ऑब्जर्वेशंस के लिए ये एक परफेक्ट पोजीशन थी। इसीलिए टाइगर हिल सिर्फ एक माउंटेन नहीं था, वह एक पूरी कारगिल कैंपेन का सिंबल बन चुका था। जब तक टाइगर हिल एनिमी के पास था तब तक भारत की जीत अधूरी थी। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। लक्ष्य साफ था, हर इंच भारत की जमीन वापस लेनी है, चाहे उसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तोलोलिंग, पॉइंट 5140, पॉइंट 4875, बटालिक, मुश्को, एक एक करके इंडियन आर्मी ने पीक्स वापस लेनी शुरू की। हर विक्ट्री खून से लिखी गई थी, हर रिज एक नई कहानी बता रहा था। लेकिन टाइगर हिल अब भी सामने खड़ा था, मजबूत, खामोश और दुश्मन के कब्जे में। आर्मी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अटैक कहां से किया जाए। सीधे सामने से इम्पॉसिबल। हर अप्रोच एनिमी के ऑब्जर्वेशन में थी। मशीन गन्स रेडी थी, मोर्टार्स रेडी थे, क्लिफ्स लगभग सीधी थी। तब फैसला हुआ, जहां से अटैक की उम्मीद ही नहीं है वहीं से अटैक होगा। और उस मिशन के लिए चुना गया इंडियन आर्मी के सबसे अग्रेसिव असॉल्ट ग्रुप को, द घातक प्लाटून। हर इन्फेंट्री बटालियन में एक स्पेशली ट्रेन असॉल्ट प्लाटून होता है, नाम ही काफी है, घातक। ये सोल्जर्स ऑर्डिनरी इन्फेंट्रीमैन नहीं होते। इन्हें सिलेक्ट किया जाता है, इनकी फिजिकल एंड्योरेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। क्लोज क्वार्टर बैटल, क्लिफ असॉल्ट,
नाइट ऑपरेशन, बंकर क्लियरिंग, एक्सप्लोजिव्स, रोप क्लाइंबिंग, हाई ऑल्टीट्यूड इंड्योरेंस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट। सब में ये माहिर होते हैं और सबसे डेंजरस मिशन सबसे पहले यही लोग करते हैं। और टाइगर हिल के लिए चुना गया 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून को, उन्हीं जवानों में से एक नाम था एक 19 साल के ग्रेनेडियर का, जिसका हौसला उसकी उम्र से कई गुना बड़ा था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। उसे शायद नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद वो भारत के इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। उसे नहीं पता था कि एक उसका नाम हर मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाया जाएगा। उसे नहीं पता था कि एक दिन पूरा देश उसे परमवीर चक्र के नाम से पहचानेगा। उस वक्त उसके लिए सिर्फ एक मिशन था, टाइगर हिल और तिरंगा, चाहे उसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। साल था 1999। गर्मियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन कारगिल की ऊंचाइयों पर अब भी बर्फ जमी हुई थी। पहले कुछ शेफर्ड्स ने अजीब एक्टिविटी देखी, फिर पेट्रोल्स गई और धीरे धीरे सच सामने आया। ये आम इन्फिल्ट्रेशन नहीं थी, ये ट्रेन्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जो इंडियन टेरिटरी के स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर जम चुके थे और अब उन्हें हटाना ही था। हर पीक खून मांगने वाली थी और टाइगर हिल सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि 18 ग्रेनेडियर्स का एक नौजवान घातक, जिसका नाम योगेंद्र सिंह यादव था, कुछ ही दिनों में भारत के इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। एक ऐसा नाम जो परमवीर चक्र के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। लेकिन टाइगर हिल को जीतना इतना मुश्किल क्यों था? पाकिस्तान ने वहां अपनी डिफेंसिव पोजीशंस कैसे बनाई थी और इंडियन आर्मी ने कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया? 3-4 जुलाई 1999 के बीच टाइगर हिल, जो कि 16,700 फीट की ऊंचाई पर है, कभी सोचिए, रात का अंधेरा, टेम्परेचर -15 से -20 डिग्रीज के बीच, ऑक्सीजन समुद्र के लेवल से लगभग आधा, पीठ पर 20 से 30 किलो का बैटल लोड, राइफल, ग्रेनेड्स, एक्स्ट्रा मैगजीन्स और सामने एक लगभग सीधी खड़ी चट्टान, नीचे कई 100 फीट की खाई और ऊपर एनिमी मशीन गन। इसी रास्ते से 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून टाइगर हिल की तरफ बढ़ रही थी। असॉल्ट पार्टी को सबसे पहले एक काम करना था, रॉक फेस पर चढ़कर रोप फिक्स करनी थी ताकि बाकी सोल्जर्स भी ऊपर आ सके। यह काम सबसे डेंजरस था। जो सबसे आगे होगा, सबसे पहले एनिमी की नजर उसी पर पड़ेगी। और यह जिम्मेदारी उठाई ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने। ऑफिशियल परमवीर चक्र साइटेशन के मुताबिक वो असॉल्ट ग्रुप के लीड क्लाइंबर्स में से एक थे। हर इंच चढ़ते हुए उन्होंने रोप्स लगानी शुरू की। नीचे से एक एक सोल्जर उन्हीं रोप्स की मदद से ऊपर आ रहे थे। अगर ये रोप्स फेल हो जाती तो पूरा असॉल्ट रुक सकता था। और फिर अचानक एक आवाज हुई, एक हल्का सा मूवमेंट, और अगले ही पल टाइगर हिल की खामोशी टूट गई। मशीन गन्स गरज उठी, ट्रेसर राउंड्स अंधेरे को चीरते हुए निकलने लगे। रॉकेट्स, ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक फायर, और पूरा पहाड़ एक बैटलफील्ड में तब्दील हो चुका था। पाकिस्तानी डिफेंडर्स समझ चुके थे कि इंडियन आर्मी उनके बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी है। लीड असॉल्ट पार्टी पर सबसे पहले फायर हुआ। कई जवान जख्मी हुए, कुछ वीर गति को प्राप्त भी हुए। क्लिफ इतनी खड़ी थी कि कवर लेने की भी जगह नहीं थी। ना ट्रेंच, ना बंकर, ना पत्थर, सिर्फ बर्फ और सीधी चट्टान। हर सोल्जर खुले आसमान के नीचे था।
इसी भयंकर गोलाबारी के दौरान योगेंद्र सिंह यादव भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए। ऑफिशियल साइटेशन के मुताबिक उन्हें कंधे और बाजू के हिस्से में गनशॉट वुंड्स लगे। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, वो सबसे आगे थे। अगर वो रुक जाते तो उनके पीछे आ रहे जवान भी रुक जाते और असॉल्ट की मोमेंटम टूट सकती थी। उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। सोचिए, एक हाथ से रोप पकड़ना, दूसरे हाथ से राइफल संभालना, खून बह रहा है, नीचे खाई है, ऊपर मशीन गन्स चल रही हैं और फिर भी ये जवान चढ़ रहा है हर इंच सिर्फ तिरंगे के लिए। साइटेशन में लिखा है कि भारी चोटों के बावजूद उन्होंने क्लाइंब कंटिन्यू रखी और असॉल्ट को रुकने नहीं दिया। अब असॉल्ट पार्टी एनिमी बंकर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी सोल्जर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस डायरेक्शन को उन्होंने इम्पॉसिबल माना था, वहीं से इंडियन आर्मी उनके सामने खड़ी थी। योगेंद्र सिंह यादव बंकर के पास पहुंचे, ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और एक जबरदस्त धमाका हुआ। बंकर्स हिल गए। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद क्लोज क्वार्टर बैटल शुरू हो चुकी थी। अब डिस्टेंस सिर्फ कुछ फीट का था और अब राइफल से ज्यादा हौसला लड़ रहा था। टाइगर हिल की चोटी पर अब जंग बिल्कुल सामने से हो रही थी। राइफल्स, ग्रेनेड्स, बेनेट्स, पत्थर, हर चीज इस्तेमाल हो रही थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी इंजरीज की परवाह न करते हुए एनिमी बंकर्स को न्यूट्रलाइज करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके इस एक्शन ने बाकी घातक प्लेटून को ऊपर पहुंचने का मौका दिया और वही बैटल का टर्निंग पॉइंट था। एक बंकर टूटने के बाद इंडियन सोल्जर्स की स्पीड बढ़ गई। अब पीछे आ रहे जवान भी ऊपर पहुंचने लगे। एक के बाद एक एनिमी पोजीशंस पर असॉल्ट हुआ। पाकिस्तानी डिफेंडर्स जो पहले कॉन्फिडेंट थे, अब डिफेंसिव हो गए। इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल की रिज पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दी। सुबह होने लगी और हिमालय के पीछे से सूरज की पहली रोशनी निकली और उस रोशनी के साथ टाइगर हिल पर इंडियन आर्मी का कंट्रोल मजबूत होता गया। पूरे बैटलफील्ड में एक ही नारा गूंज रहा था, दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय। हर सोल्जर जानता था ये सिर्फ एक पीक की जीत नहीं थी, ये पूरे भारत का गौरव था। जब तिरंगा टाइगर हिल की चोटी पर लहराया तो सिर्फ एक पहाड़ वापस नहीं मिला, पूरे देश का विश्वास वापस आ गया। तो हर घर में खुशी थी, हर स्कूल में बच्चे तालियां बजा रहे थे, हर फौजी परिवार की आंखों में आंसू था और हर भारतीय के दिल में एक ही एहसास, हमारी सेना ने कर दिखाया। ये याद रखिए कि परमवीर चक्र सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए नहीं दिया जाता, ये मिलता है ड्यूटी को अपनी जान से ऊपर रखने के लिए। योगेंद्र सिंह यादव गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मिशन से पीछे नहीं हटे। उनकी वीरता ने असॉल्ट को मोमेंटम दिया और इसी असाधारण साहस के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। वो बने भारत के सबसे कम उम्र के लिविंग परमवीर चक्र अवॉर्डी। लेकिन बैटल खत्म होने के बाद एक और कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय तो पूरे देश ने मान लिया था कि योगेंद्र सिंह यादव शहीद हो चुके हैं, लेकिन सच कुछ और था। उन्होंने मौत को भी हरा दिया और फिर शुरू हुआ एक नया सफर, परमवीर चक्र का सफर। साइटेशन में लिखा है कैसे उनके शहीद होने की खबर फैली, कैसे वो बचे और कैसे एक 19 साल का जवान पूरे भारत का अमर वीर बन गया। हर जंग के बाद एक कहानी लिखी जाती है। टाइगर हिल जीत लिया गया, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी थी। बर्फ से ढकी उन चोटियों पर कई भारतीय वीर अपनी अंतिम सांस ले चुके थे, कई गंभीर रूप से घायल हुए थे
और कई ऐसे जिनके बारे में उस वक्त किसी को पता नहीं था कि वो जिंदा हैं या शहीद हो चुके हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम था ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक नहीं होता। रेडियो कम्युनिकेशन टूट जाता है, विजिबिलिटी बहुत कम होती है, कैजुअलिटीज का एग्जैक्ट रिकॉर्ड तुरंत बनाना मुश्किल होता है। कई बार एक सोल्जर को डेड मान लिया जाता है जबकि वो कहीं घायल अवस्था में पड़ा होता है। ऐसा ही हुआ इनिशियल रिपोर्ट्स में। ये खबर फैल गई कि ग्रेनेडियर यादव शहीद हो गए हैं। उनके घर तक भी इसी तरह की खबरें पहुंची। सोचिए, एक परिवार जिसने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा और अचानक उसकी 19 साल की उम्र में उसके शहीद होने की खबर मिले। उस दर्द को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद सच सामने आया। योगेंद्र सिंह यादव, उन्हें 17 गोलियां लगी थीं। 17 लेकिन वो जिंदा थे। गंभीर रूप से घायल जरूर थे, लेकिन उन्होंने मौत को हरा दिया। आर्मी के डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। कई सर्जरीज हुई, लंबा ट्रीटमेंट चला, लेकिन एक सोल्जर का जज्बा उसके शरीर से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। परमवीर चक्र सिर्फ एक मेडल नहीं है दोस्तों। परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। यह सिर्फ बैटलफील्ड में सबसे असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। इस मेडल का डिजाइन भी बहुत खास है। इसके बीच में इंद्र का वज्र का प्रतीक बना है, जो अपराजय, शक्ति और साहस का प्रतीक है। 1947 से लेकर आज तक बहुत ही कम सैनिकों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है और उनमें से योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के लिविंग परमवीर चक्र अवॉर्डी बने, सिर्फ 19 साल की उम्र में। टाइगर हिल की जीत के बाद पूरा भारत जश्न मना रहा था। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर कारगिल के हीरोज का, हर टीवी चैनल पर इंडियन आर्मी की वीरता का रूप दिखाया जा रहा था। स्कूलों में बच्चे उनकी कहानियां सुन रहे थे। यह वही समय था जब देश ने पहली बार योगेंद्र सिंह यादव का नाम सुना। लेकिन जब मीडिया उन्हें हीरो कह रही थी, तब भी वो खुद को सिर्फ एक सोल्जर मानते थे। उनका कहना था कि टाइगर हिल की जीत किसी एक इंसान की वजह से नहीं मिली, ये पूरी बटालियन की जीत थी। ये उन साथियों की जीत थी जो वापस घर नहीं लौट कर आए। यही एक असली सोल्जर की पहचान होती है। वो कभी अपनी वीरता का श्रेय अकेले नहीं लेता। मिलिट्री अकेडमीज में योगेंद्र सिंह यादव की कहानी सिर्फ ब्रेवरी की कहानी नहीं है, ये लीडरशिप की कहानी है। एक लीडर सबसे आगे चलता है, सबसे पहले रिस्क लेता है और सबसे बाद में अपनी बात करता है। टाइगर हिल पर यह लीडरशिप एक 19 साल के ग्रेनेडियर ने दिखाई थी। इसलिए आज भी एनडीए, आईएमए, ओटीए और इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में टाइगर हिल असॉल्ट को मिलिट्री लीडरशिप के एग्जाम्पल के रूप में पढ़ाया जाता है। हर मेडल के पीछे सिर्फ एक सोल्जर नहीं होता, उसका परिवार होता है, उसके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उसका कमांडिंग ऑफिसर होता है और उसके बड़ी सोल्जर्स होते हैं, और सबसे बढ़कर वो वीर साथी होते हैं जो उस बैटल में शहीद हो गए। योगेंद्र सिंह यादव ने हर मौके पर अपने शहीद साथियों को याद किया। उन्होंने कभी अपनी कहानी को सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताया। सैनिक का शरीर का कोई भी अंग कटता है, लेकिन वो अंग की परवाह नहीं करता, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो जब मैं पूरा लहूलुहान था सर से लेकर के पैर तक, सामने जो साथी बैठा था उसको मैं बोला फर्स्ट एड कर दीजिए। तो उन पलों को आज जब याद आती हैं तो आंखों से अश्रु बहते हैं। उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसका हाथ यहाँ तक पहुँचा था पॉलीथीन फाड़ने के लिए, यहाँ पे गोली लगी, इधर से भेजा निकलता हुआ मैंने देखा, पीछे की तरफ देखता हुआ चला गया। उनका हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द नहीं बोले। मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा साथी, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी है, और उसके मुख से आखिरी शब्द क्या?
उसको ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, यहाँ से खून की फवारे छूटते हुए मेरी गोद में आकर के लेट गया। एक मेरा साथी खड़े होकर के फायर कर रहा था, वहीं पर आरटी का बम गिरता है और आरटी के बम से उसकी यहाँ से गर्दन कटती है, धड़ नीचे गिरता है, धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर नीचे गिर जाता है। इस तरह से करके एक साथी शहीद होने लगा। ये थी 18 ग्रेनेडियर्स की कहानी, ये थी इंडियन आर्मी की कहानी। कारगिल के बाद योगेंद्र सिंह यादव ने आर्मी में अपनी सेवा जारी रखी, नए जवानों को ट्रेन किया, देश भर के युवाओं को इंस्पायर किया और फिर एक दिन उन्हें मिला ऑनररी कैप्टन का रैंक। कैसे एक 19 साल का ग्रेनेडियर हजारों युवाओं का रोल मॉडल बन गया। और रिटायरमेंट के बाद योगेंद्र सिंह यादव देश की सेवा करते रहे। जंग खत्म हुई लेकिन सेवा नहीं। एक बात अक्सर कही जाती है, अ सोल्जर नेवर डाइज, ही ओनली फेड्स इनटू हिस्ट्री। लेकिन कुछ सोल्जर्स हिस्ट्री का हिस्सा बनकर भी रोज नए इतिहास लिखते रहते हैं। टाइगर हिल के बाद योगेंद्र सिंह यादव आसानी से एक नेशनल सेलिब्रिटी बन सकते थे। इंटरव्यूज, अवार्ड्स, पॉलिटिकल लाइफ, बिजनेस, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन उन्होंने एक ही रास्ता चुना, इंडियन आर्मी। क्योंकि उनके लिए यूनिफॉर्म सिर्फ एक कपड़ा नहीं, वो उनकी पहचान थी। अपनी इंजरी से रिकवर होने के बाद उन्होंने फिर से आर्मी की ड्यूटी शुरू की। ये बहुत आसान नहीं था। हाई ऑल्टीट्यूड इंजरीज, गन शॉट वुंड्स और बैटलफील्ड ट्रॉमा एक सोल्जर को सालों तक प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग सिस्टम सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी मजबूत करती है। और योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी रिकवरी को एक नई बिगिनिंग बना दिया। एक वक्त था जब वो खुद एक यंग ग्रेनेडियर थे। अब नए रिक्रूट्स उनसे सीखने लगे। यंग ऑफिसर्स, यंग जवान सब उनकी बात ध्यान से सुनते थे, क्योंकि बुक्स स्ट्रैटेजी सिखा सकती हैं, एकेडमीज टैक्टिक्स सिखा सकती हैं, लेकिन बैटलफील्ड का सच सिर्फ एक सोल्जर सिखा सकता है जो उसे जी कर आया हो। उन्होंने जवानों को सिर्फ फायरिंग नहीं सिखाई, उन्होंने सिखाया फियर को कंट्रोल कैसे करना है, बडी को कभी अकेले नहीं छोड़ना, मिशन को खुद से ऊपर कैसे रखना है और सबसे मुश्किल वक्त में डिसीजन कैसे लिया जाता है। आज भी जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई, तो उनका जवाब अक्सर बहुत सिंपल होता है, मैं अकेला नहीं था, मेरी पूरी टीम थी। यही एक परमवीर चक्र अवॉर्डी की असली पहचान है। मेडल कभी सिर्फ अपना नहीं होता, उसमें हर उस सोल्जर का हिस्सा होता है जो उस मिशन का हिस्सा था। हर उस माँ का जिसने अपने बेटे को देश को दिया, और हर उस ऑफिसर का जिसने लीडरशिप दिखाई, और हर उस शहीद का जो वापस घर नहीं लौट सका। समय के साथ इंडियन आर्मी ने उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस को सम्मान देते हुए उन्हें ऑनररी कैप्टन का रैंक प्रदान किया। यह सिर्फ एक प्रमोशन नहीं थी, ये पूरी आर्मी की तरफ से एक सैल्यूट था, एक एक्नॉलेजमेंट कि इस सोल्जर ने सिर्फ एक बैटल नहीं जीती, उसने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। दिसंबर 2021, कई लोग कहते हैं कि ये उनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन क्या सच में? आज भी वो स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर देते हैं, यंग इंडिया को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि एक परमवीर चक्र अवॉर्डी कभी रिटायर नहीं होता, उसकी ड्यूटी बस बैटलफील्ड से सोसाइटी तक बदल जाती है। हर साल 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड के दिन कर्तव्य पथ पर वो हमारे देश के बाकी जीवित परमवीर चक्र अवॉर्डीज के साथ ओपन जीप में आते हैं। परेड के सबसे आगे पूरा भारत खड़े होकर तालियां बजाता है। सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं? लेकिन सोचिए, अगर तो वहाँ बैठा हुआ सोल्जर कभी किसी परेड का हीरो बनने नहीं आया था, वो तो सिर्फ अपनी बटालियन का मिशन कंप्लीट करने गया था। यही होती है ट्रू ग्रेटनेस।
आज भी जब कोई टाइगर हिल जाता है तो सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं देखता, उसे नजर आती है एक जनरेशन की कुर्बानी, एक बटालियन का करेज, एक नेशन का डिटर्मिनेशन। और उन बर्फीली चट्टानों पर हर हवा के झोंके जैसे एक नाम बहुत गर्व से लेते हैं, योगेंद्र सिंह यादव। हम अक्सर सोचते हैं कि देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर होती है, लेकिन योगेंद्र सिंह यादव की कहानी कुछ और ही कहती है। देशभक्ति एक यूनिफॉर्म से शुरू हो सकती है, लेकिन वहीं खत्म नहीं होती। एक टीचर जो ईमानदारी से पढ़ाता है, एक डॉक्टर जो पेशेंस को पहले रखता है, एक इंजीनियर जो देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, या एक साइंटिस्ट जो भारत को मजबूत बनाता है, और एक आम नागरिक जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, वो सब अपने अपने बैटलफील्ड के सोल्जर्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के हाथ में राइफल होती है और किसी के हाथ में जिम्मेदारी। हिस्ट्री डेट्स याद रखती है, बुक्स बैटल्स याद रखती हैं, लेकिन एक देश अपने हीरोज को याद रखता है। ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सिर्फ परमवीर चक्र अवॉर्डी नहीं, वो भारत के उस जज्बे का नाम है जो कहता है इम्पॉसिबल है जब तक एक भारतीय सोल्जर उसे चैलेंज ना कर दे। टाइगर हिल आज भी वही है, बर्फ आज भी गिरी है, हवा आज भी उतनी ही ठंडी चलती है, लेकिन उस पहाड़ की हर चट्टान, हर रिज, हर बर्फ की जर्रा एक कहानी सुनाता है, एक जवान की कहानी जिसने अपनी जान की परवाह ना किए बिना अपने तिरंगे को सबसे ऊपर रखा। अगर आज हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ खुलकर तिरंगा लहरा सकते हैं, तो इसके पीछे कई योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीरों का बलिदान है। आइए उनके साहस को सिर्फ याद ही ना करें, उसे अपनी जिंदगी में उतारें। ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण मेमोरियल्स और ट्रिब्यूट्स हैं। परम योद्धा स्थल नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली, यहाँ योगेंद्र सिंह यादव का ब्रॉन्ज बस्ट यानी कि प्रतिमा स्थापित है। ये परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित की जाती है, और क्योंकि वो जीवित परमवीर चक्र अवॉर्डी में से एक हैं, उनकी प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली उनकी परमवीर चक्र साइटेशन और टाइगर हिल की वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। योगेंद्र सिंह यादव आइलैंड 23 जनवरी 2023 को अंडमान एंड निकोबार की 21 अननेम्ड आइलैंड्स में से एक का नाम ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र के नाम पर रखा गया। ये भारत सरकार की तरफ से परमवीर चक्र योद्धाओं को दिया गया एक स्थायी सम्मान है। विद्या वीरता अभियान, ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र और सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र ने मिलकर इस अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में वॉल ऑफ वेलर बनाए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को परमवीर चक्र हीरोज की कहानियों से प्रेरणा मिले। तो ये थी कहानी ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र की। अगर आपको लगता है कि हर भारतीय को अपने वीरों की कहानी जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर हर उस वीर को याद कर सकें जिसकी वजह से भारत आज भी सर उठाकर खड़ा है। मैं हूं कैप्टन अमृत कौर और मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए हीरो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।